कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और आज समय है धारावाहिक का। प्रस्तुत है धारावाहिक का अगला भाग, भाग 10। धारावाहिक के सारे भागों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी पात्र आए हैं अब तक इस धारावाहिक में, उन सब का पता भी, उन सब के बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रस्तुत है अब मेरी आगे की कहानी। पिछले भाग में आपने देखा कि मम्मी से मिलने के लिए, मालती जी से मिलने के लिए रुचि के पापा अकेले आए थे और चंदन को मम्मी के पास छोड़ करके रुचि और उसके पापा कैंटीन तक गए थे। और रुचि के पापा के जाने के बाद चंदन को भी रुचि ने भेज दिया था। हालांकि चंदन ने रुचि के लिए खाना वगैरह रख दिया था। अब प्रस्तुत है उसके आगे की कहानी। चंदन को भेजने के बाद रुचि ने अपना फ़ोन उठाया और उसने सोचा मुझे मौसी को भी मम्मी के ऑपरेशन के बारे में बतला देना चाहिए। हालांकि रुचि को मौसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो हर समय एक अकड़ में ही रहती थी। उनकी बेटी और बेटा, 2 बच्चे थे। वो रुचि जितने होशियार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मौसी रुचि को यह जताना नहीं भूलती थी कि उनके बच्चे तो बहुत संस्कारी हैं और रुचि संस्कारहीन। हालांकि मौसी की बेटी दिव्या और बेटा दीपक दोनों हमेशा यही इंतज़ार करते रहते थे कि मम्मी जब भी उनके पास जाएंगी तो वह उपहार में क्या लेकर जाएंगी और उपहार में क्या लेकर के जाएंगी और उनको देकर के क्या क्या जाएंगी। और मम्मी से ही नहीं, मालती जी से ही नहीं, जब रुचि अमेरिका चली गई थी तो वह रुचि से भी यही उम्मीद रखते थे कि रुचि भी अमेरिका से उनके लिए कोई ना कोई सामान तो लेकर आएगी। किसी भी त्योहार आदि में कहीं पर भी मौसी और मामा के घर में कभी कभार उसका जाना हो जाता था। मामा और मौसी दोनों का ही घर दिल्ली में और एकदम पास पास में ही था। मामा ने तो पूरा मम्मी वाला पैतृक घर ही संभाल लिया था और मौसी ने भी उस पैतृक घर के पास में ही एक घर ले लिया था। दोनों के ही घर के नीचे के हिस्से में दुकानें बनी हुई थी। मौसी की बेटी दिव्या ने तो अपना बुटीक ही बनाया हुआ था और उनके बेटे दीपक ने एक दुकान में मोबाइल रिपेयर का काम करा हुआ था। मौसी दूसरी मंजिल पर रहती थी और अब आते हुए मालती जी ने अपना कुछ सामान अपनी बहन के घर, मौसी के घर ही छोड़ा था, ताकि वह अमेरिका से आने के बाद और बेंगलुरु का फ्लैट बेच देने के बाद वहाँ पर दिल्ली में ही एक मकान खरीद लेंगी और अपना सारा सामान उसी में ही शिफ्ट कर लेंगे। ऐसा मालती जी का विचार था। रुचि को मालूम था कि मम्मी ने मौसी के घर में ही 4 महीने सामान रखने के लिए मौसी को उस कमरे का किराया भी दिया था। ऐसे ही रुचि का मन खराब हो आया। क्या मम्मी का उस पैतृक घर में या कहीं पर कोई हक नहीं था? अरे नाना जी का भी बहुत सारा सामान था, लेकिन मम्मी के लिए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं था। मम्मी ने जब पापा से शादी की थी तो पहले ही मम्मी के चाचा और चाची जी ने उनसे लिखवा लिया था कि वह उनके घर की वसीयत में से कुछ भी नहीं मांगेंगी। वास्तव में मालती जी को जीवन में मिला क्या? रुचि यही तो सोच रही थी कि मम्मी को जीवन में मिला क्या है। कुछ भी तो नहीं।
न पापा का साथ मिला, न ही अपने माता पिता का साथ मिला, न ही जो उनके असली माता पिता थे वो भी चाचा चाची में तब्दील हो गए, उनका भी साथ नहीं मिला। सब लोग मम्मी के पापा की मृत्यु का जिम्मेदार भी मम्मी को ही मानते थे। हालांकि मम्मी ने एक बार बताया भी था रुचि को कि जब उनके पापा भी अपने मैट्रिक मकान में ही चले गए थे और वह कॉलेज में पापा से जब मिली थी तो सारे लोग एक ही बात कहते थे कि वर्मा और मालती जी की जोड़ी सबसे अच्छी जोड़ी है। जी हाँ, कॉलेज में ही तो मिली थी मालती वर्मा जी से। वर्मा जी मालती जी के कॉलेज के ही दोस्त थे। तब सारे लोग एक ही बात कहते थे कि वर्मा जी और मालती की जोड़ी सबसे कॉलेज की सबसे अच्छी जोड़ी है। दोनों ही तो गजब के सुंदर थे। परंतु मम्मी की चाची और चाचा जी ने मौसी और माँ का हवाला देते हुए मम्मी को सख्त हिदायत दे दी थी कि वह कॉलेज में कभी भी पापा से नहीं मिलेगी। उनके चाचा चाची तो उन्हें आगे ही नहीं पढ़ाना चाहते थे। हर समय वह मम्मी के पापा को यानी कि नाना जी को यही समझाते रहते थे कि इससे पहले कि बड़ी बहन से पहले ये लव मैरिज कर ले, मालती लव मैरिज कर ले तो भलाई इसी में है कि इसके लिए कोई लड़का देख लो और इसका भी विवाह कर दो, और बच्चों की भी शादी होनी है। ये तो नाक कटवा के रख देगी। इस तरह से हमारे बाकी के और बच्चों की शादी कैसे होगी। मम्मी के पापा जो कि ताऊ जी थे जिन्होंने कि गोद लिया था, वो स्कूल से रिटायर तो नहीं हुए थे, लेकिन स्कूल से आने के बाद रोज इस तरह की बातें सुन करके वो भी परेशान हो जाते थे। मालती जी का ख्याल था अगर उस समय उनके पापा यानी कि उनके जो ताऊ जी थे वो अपना सरकारी मकान छोड़कर पैतृक मकान में ना आए होते ना तो शायद वह इस दुनिया से जाते भी ना। घर में हर समय होने वाला क्लेश और सबकी यही इच्छा थी कि ताऊ जी यानी मम्मी के पापा अपना हिस्सा अलग ना लें। अभी तो वो भी सब कुछ चाची के बेटे यानी कि मामा के ही नाम कर जाए। मालती जी के सरकारी घर से आया हुआ सारा सामान धड़ल्ले से उनके चाचा और चाची यानी कि उनके माता पिता वो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे। रुचि को भले ही अपनी मौसी और माँ पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतनी तो उसे दुनियादारी की समझ आ ही चुकी थी कि सबको सूचना देनी तो आवश्यक ही है। और वैसे भी मौसी को तो हर बात का बवाल बनाने की आदत है। किसी भी मुसीबत में भले ही सहायता ना करे पर दिखावा तो पूरा ही करती थी। ऐसा ही सोचते हुए उसने मौसी को फ़ोन लगाया तो उधर से मौसी की आवाज़ आई, क्या हाल है रुचि, हो गई तैयारी, कब जा रहे हो अमेरिका? मालती ने अपना फ्लैट बेच दिया क्या? हमारे घर से कुछ ही दूर पर पीछे वाले सोनी साहब का घर बिकाऊ है, नीचे दुकान भी है, बहुत बढ़िया जगह है। हम सब भाई बहन साथ ही हो जाएंगे। दियो बेटा रुचि जरा मालती को फ़ोन। रुचि रुकी, उसने कहा अरे मौसी बात ये नहीं है, मैंने फ़ोन इसलिए नहीं करा, मैं आपको फ़ोन इसलिए कर रही हूँ कि मम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया और यहाँ बेंगलुरु में ही उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। अभी वह बोलने लायक स्थिति में नहीं है। मैंने तो आपको सूचना देने के लिए ही फ़ोन करा है। ओहो, क्या हुआ, कैसे हुआ? इसलिए तो
उसमें बुरी बात यही है, वो हर वक्त तो सोचती रहती है, दिमाग चलाती रहती है। मैं कितना कहती थी, उसकी समझ में ही नहीं आती। और ये ब्रेन वाली बीमारी तो है ही इतनी बुरी कि बचते ही बहुत कम लोग हैं। अरे मालती ठीक तो है ना बेटा, ज़्यादा परेशान ना होना। अब मेरा हाल तो ये है नहीं कि मैं ट्रेन में भी आना चाहूँ तो मैं तो आ नहीं सकती। दिव्या का बुटीक भी मुझे ही देखना होता है। हालांकि मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब है, 4 दिन से मेरा ही सर दर्द बंद नहीं हो रहा। ख्याल रख बेटा अपनी मम्मी का, वो तो इतनी चुस्त भी है, जब मर्जी हवाई जहाज से यहाँ से वहाँ घूम लेती है। मैं तो रिक्शा में भी आराम से नहीं चढ़ पाती। अब जो सामान तेरी मम्मी ने कमरे में रखा है उसको कब उठाओगे बेटा? कई बार दिव्या को कपड़े वगैरह वहाँ रखने होते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि कमरे में जो मम्मी ने मेज कुर्सियाँ रखी है तेरी मम्मी ने, उन्हें मैं बाहर निकाल लूँ। जो करना है कर लो मौसी, अब 4 महीने तक तो मम्मी ने क्या ही रखा है ना। रुचि की आवाज़ में तीव्रता आ गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संयत देते हुए कहा, मैंने आपको सूचना दे दी है। हाँ बेटा हाँ, जब मालती बोलने लायक हो तो मेरी बात भी करवा देना। हाय मुझे तो बहुत फिक्र हो गई है। जी मौसी, कहते हुए रुचि ने फ़ोन काट दिया। मौसी को तो यही लग रहा था ना कि मेरा कमरा खाली कर दे, और यूं भी जब खोल ही लिया है कमरा और सामान निकाल ही लिया है तो भला पूछ किस बात की। कहते हुए उसने फ़ोन रखा ही था कि उसे आवाज़ आई, क्या हुआ रुचि? सामने रेवती बैठी हुई थी। अरे दीदी आप कब आई? बस अभी थोड़ी सी ही देर हुई है। किस पर गुस्सा हो रही थी? कुछ नहीं दीदी, मौसी से ही बात कर रही थी। मुझे तो उन लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी का ख्याल करके चुप हो जाती हूँ। अकेली तो रह नहीं सकती थी ना, तो सोचा मम्मी उधर ही दिल्ली में बंगलौर वाला फ्लैट बेचकर उनके आसपास में ही कहीं मकान ले लेगी। मम्मी ने जब अपना सरकारी मकान खाली करा ना, तो मौसी के घर की ऊपर दुछत्ती में ही कुछ सामान रखा है, लेकिन मौसी ने उसका भी 4 महीने का किराया लिया है। क्यों, तुम्हारी मम्मी को उस पुश्तैनी घर में से कुछ भी नहीं मिला? अरे उसमें से एक हिस्सा तो ताऊजी वाला तो मम्मी का ही था ना। नहीं, सब मामा ने ही ले लिया है। मौसी ने भी साथ में जो मकान लिया है ना, सुनने में आया है उसको खरीदने के लिए भी काफ़ी पैसे छोटे नाना नानी ने दिए थे। उन्होंने ऐसा क्यों करा? तुम्हारे मम्मी के पिता ने अपना हिस्सा मम्मी के नाम पर क्यों नहीं करा? रुचि ने मौसी को मम्मी की बीमारी के बारे में तो बतला ही दिया था, लेकिन ना तो मौसी इस बारे में जानने की इच्छुक थी, ना ही उन्हें कोई मतलब होता दिख रहा था। अभी तो अगर मम्मी की कोई बुरी खबर आ जाती ना, तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी मौसी को ही होती कि अब तो मम्मी का सारा सामान भी उसका। लेना है तो ले ले, चाहे सारा सामान ले ले, हम तो अब भी मम्मी के लिए सारा नया सामान खरीद सकते हैं। तभी रेवती बोली, आंटी की मम्मी की मृत्यु के बाद तो तुम्हारी मम्मी अपने पिता के साथ, जो ताऊजी थे उनके साथ सरकारी मकान में थी, फिर वो पुश्तैनी मकान में कब चले गए? रेवती ने पूछा। अरे चले गए थे, मम्मी ने ही बताया था कि ताई जी यानी उनकी मम्मी के क्रियाक्रम के बाद चाचा अपने बच्चों के साथ पुश्तैनी मकान में तो चले गए थे, लेकिन उनकी नज़र मम्मी के हर सामान पर पड़ चुकी थी। तो चाची ने, मम्मी के पास तो उस समय भी वॉशिंग मशीन थी, टीवी, कलर टीवी, सब कुछ था हमारे उस वक़्त घर में, मम्मी वाले में। तो चाचा के घर में कोई इतना सामान थोड़े ही ना था, उनके पास तो वो दुकान ही थी जिसके कारण कि पूरा घर चलता था। बिट्टू मामा और गुड़िया मौसी भी
नज़दीक के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, या यूं कहा जाए कि वो पढ़ते ही नहीं थे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाची के दकियानूसी ख्यालों के कारण मौसी को सारा दिन घर का काम सिखाया जाता था और मामा दुकान के ही काम में लगे रहते थे। अगर 4 पैसे की बचत भी होती तो वो दुकान में ही लगता था। तो उनकी मम्मी यानी कि चाची को वास्तव में ही मम्मी का प्यार खींच रहा था, या कि घर की चिंता खींच रही थी, या कि उनके घर का सामान, कुछ कह नहीं सकते। जब तक मालती जी की मम्मी यानी कि उनकी ताई जीवित थी तब तक तो उन्होंने उस चाची को घर में घुसने भी नहीं दिया और ना ही खुद उस पुश्तैनी घर में जाती थी। परंतु उसके बाद में तो जो हाल हुआ वो तो मैं तुम्हें बतलाऊंगी। और पहले तुम भी कुछ चाय वगैरह पी लो, बाहर से आई हो। रेवती ने कहा, और दोनों ने मालती जी की ओर देखा जो कि लेटी हुई थी, और फिर दोनों चाय पीने के लिए नीचे कैंटीन में चले गए। शेष अगले भाग में। कहानी में कहीं पर भी किसी भी पात्र के परिचय के बारे में कोई भी अंदेशा हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो या कोई त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे कृपया कमेंट्स में सूचित करें। मैं यथासंभव प्रयास करूँगी कि आपको कोई भी परेशानी ना हो समझने में, और पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। तो धारावाहिक का शेष भाग अगले गुरुवार को। नमस्कार जी।